हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं गोरखा शासन। तो परमार वंश और चंद वंश आपका समाप्त हो चुका है। चंदों की कर प्रणाली भी हमने देख ली है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब जो परमारों की प्रशासनिक व्यवस्था है उसको हम बाद में देखेंगे जब हम टिहरी रियासत पढ़ेंगे। जब टिहरी रियासत कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम परमार वंश की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोरखा शासन। तो 1790 से 1815 तक कुमाऊं में गोरखों का शासन रहेगा। ठीक है, वहीं गढ़वाल की बात करें तो 1804 से 1815 तक हम गढ़वाल में गोरखों का शासन देखेंगे। तो थोड़ा सा चलते हैं अभी कहाँ, अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में इस समय कौन बैठे हैं गद्दी पर? महेंद्र चंद, जो कि चंद वंश के अंतिम राजा होंगे। ठीक है, एक व्यक्ति मैंने आपको बताया था हर्षदेव जोशी, ये प्रयास कर रहा था लगातार कि महेंद्र चंद को गद्दी से किस तरीके से उतारा जाए। इसके लिए हर्षदेव जोशी ने प्रद्युम्न शाह से कई बार कहा कि आप क्या कीजिए, कुमाऊं पर आक्रमण कीजिए और कुमाऊं पर फिर से क्या कीजिए, अपना राजपाट संभालिए। लेकिन प्रद्युम्न शाह मना कर देते हैं और हर्षदेव जोशी का साथ नहीं देते हैं। तो हर्षदेव जोशी इसके बाद अवध के नवाब से भी मदद मांगने जाते हैं, लेकिन जब उसे कहीं से भी मदद नहीं मिलती है तो उसका ध्यान जाता है फिर नेपाल की तरफ। ठीक है, नेपाल की तरफ ध्यान जाता है और नेपाल में इस समय राजा हैं रण बहादुर शाह, जो कि अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना चाह रहे थे। तो इस समय जो चंद्रवंश की स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक है। ठीक है, ये वो दौर था चंद्रवंश का जब चंद्रवंश अपने पतन की ओर बढ़ रहा था। दरबार में षड्यंत्र पर षड्यंत्र हो रहे थे और इतिहास गवाह है जब भी किसी वंश की स्थिति कमजोर हुई है तो दूसरे वंश ने उसका फायदा उठाया है और अपने वंश की वहां पर नींव डाली है। तो यहाँ पर चंद वंश की स्थिति अभी काफ़ी कमजोर थी और यहाँ पर जितने भी षड्यंत्र हो रहे थे उसकी जानकारी नेपाल तक पहुँचाई जा रही थी। तो नेपाल के राजा रण बहादुर शाह को भी पता था कि कहीं ना कहीं चंद वंश अब क्या है, अपने अंतिम दौर में है। तो रण बहादुर शाह अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना चाह रहे थे, लेकिन रण बहादुर शाह के पास कोई ठोस रणनीति नहीं थी। और ऐसे में हर्षदेव जोशी क्या करते हैं, एक पत्र भेजते हैं रण बहादुर शाह को कि आप क्या कीजिए, यहाँ अटैक कीजिए कुमाऊं में, सब कुछ मैं करूँगा, रास्ता मैं दिखाऊंगा, रणनीति मेरी होगी, बस आपको क्या भेजनी है, सेना भेजनी है, कैसे आक्रमण करना है, कहाँ पे अटैक करना है, ये सब मैं बताऊंगा, बस आप क्या कीजिए, कुमाऊं पर आक्रमण कर दीजिए। लेकिन उसके बदले में जब आप यहाँ पर जीत जाएंगे तो आप मुझे यहाँ पर दीवान का पद देंगे या अच्छा पद देंगे। ठीक है, तो रण बहादुर शाह कहते हैं कि ठीक है, हम आपको वहाँ पर दीवान का पद देंगे, मुखिया बनाएंगे, प्रमुख पद देंगे। इसके बाद हर्षदेव जोशी गोरखों के साथ मिल जाता है और गोरखों से दो सेनाएं भेजी जाती है अल्मोड़ा पर आक्रमण करने के लिए। एक सेना भेजी जाती है गंगोली हाट के रास्ते से अमर सिंह थापा के नेतृत्व में, और दूसरी सेना भेजी जाती है चंपावत वाले रास्ते से हस्तिदल चौतरिया के नेतृत्व में। तो यहाँ पर गोरखों का प्लान ये था कि हम दोनों जगह से अटैक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो अल्मोड़ा की सेना, मान लीजिए कुछ सेना यहाँ चली जाएगी, कुछ यहाँ चली जाएगी, तो सेना इनकी कमज़ोर पड़ जाएगी। तो ये गोरखों के दिमाग में था। लेकिन महेंद्र चंद ने इस अमर सिंह थापा की सेना को यहाँ पर हरा दिया। महेंद्र चंद कहाँ जाते हैं, इस गंगोली हाट वाले रास्ते में जाते हैं और अमर सिंह थापा की सेना को हरा देते हैं। वहीं इस चंपावत वाली सेना का नेतृत्व लाल सिंह करते हैं, जो कि महेंद्र सिंह के चाचा थे। तो लाल सिंह कहाँ जाते हैं, चंपावत वाली सेना के विरुद्ध, और महेंद्र चंद्र कहाँ जाते हैं, अमर सिंह थापा की सेना के विरुद्ध लड़ने के लिए जाते हैं। महेंद्र चंद काफ़ी बहादुरी से लड़ते हैं और अमर सिंह थापा की सेना को हरा देते हैं, जिसके कारण अमर सिंह थापा को अपनी सेना की दिशा बदलनी पड़ती है। और वो क्या करते हैं, हस्तिदल चौतुरिया के साथ ही यहाँ पर जुड़ जाते हैं। इससे हस्तिदल चौतुरिया की सेना को क्या मिलती है, एक मजबूती मिलती है, और वो यहाँ पर लाल सिंह को हरा देते हैं, जो कि महेंद्र चंद के चाचा थे। अब महेंद्र चंद को जब पता चलता है कि उनके चाचा लाल सिंह हार गए हैं, तो अपनी सेना लेके यहाँ पे आता है और अंत में एक निर्णायक युद्ध होता है। ठीक है, हवाला बाग की पहाड़ी पर क्या होता है, 1790 में एक निर्णायक युद्ध होता है जिसमें महेंद्र चंद हार जाते हैं। तो हवाला बाग का युद्ध भी कह सकते हैं आप इसे, 1790 में। और इस युद्ध में महेंद्र चंद की हार हो जाती है और वो भी यहाँ से भाग जाते हैं, और इस प्रकार कुमाऊं में गोरखों का शासन स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर गोरखों का शासन क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। तो आपको कौन कौन से फैक्ट ध्यान रखने हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि 1790 में नेपाल का राजा कौन था, जिस समय कुमाऊं पर अटैक किया गया उस समय नेपाल का राजा कौन था, तो रण बहादुर शाह, जो कि 1778 में गद्दी पर बैठे। तो कुछ राजाओं के बारे में नेपाल के हम पढ़ेंगे भी आगे। तो 1778 से ये गद्दी पर बैठे और इस समय कुमाऊं के राजा कौन थे, महेंद्र चंद। तो ये आपको ध्यान रखना है, अंतिम राजा। ठीक है,
इसके अतिरिक्त एक प्रश्न यहाँ से ऐसा भी बन सकता है कि जब 1804 में गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो उस समय नेपाल का राजा कौन था? तो नेपाल का राजा था उस समय गीवाण युद्ध विक्रम शाह, और प्रद्युम्न शाह तो राजा आपको पता ही होगा क्योंकि परमार वंश में मैंने ये सब कुछ पढ़ा दिया है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, गोरखों का शासन स्थापित हो जाता है। ये फैक्ट लिख लेंगे आप कि 1790 में हवालाबाग की पहाड़ी पर निर्णायक युद्ध होता है जिसमें गोरखे जीत जाते हैं और अल्मोड़ा पर गोरखों का अधिकार हो जाता है। अजय सिंह रावत जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि गोरखों का आगमन यमराज के आगमन के बराबर था। तो प्रश्न कहीं से भी बन सकता है यार। तो गोरखों का आगमन यमराज के आगमन के बराबर बताया है किसने? अजय सिंह रावत जी ने। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज पे। तो हर्षदेव जोशी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा भी हम। ठीक है, हर्षदेव जोशी के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको गोरखा के वीडियो दे दिए थे पहले, थोड़ा बहुत चेंज है इस वीडियो में, कुछ थोड़ा बहुत अपडेट है, बाकी कुछ नया तो नहीं मिलेगा आपको इसमें क्योंकि लगभग मैंने वो यूट्यूब पे सारा ही पढ़ा रखा था, लेकिन कुछ फैक्ट आपको यहाँ पर जरूर नए मिल जाएंगे। तो हर्षदेव जोशी को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से संज्ञा दी है। कारण क्या रहा कि इन्होंने क्या किया था? गोरखों का साथ दिया था, धोखेबाजी करी थी किसके साथ? कुमाऊं के साथ। ठीक है, और बाद में परमार वंश के राजाओं के साथ भी धोखेदारी करेंगे, वहाँ पर भी अटैक के लिए प्रोत्साहन देंगे किसको? गोरखों को। 1791 में भी प्रोत्साहन देते हैं, 1804 में भी देते हैं, और यहाँ पर 1790 में भी गोरखे हर्षदेव जोशी के कहने से ही आए थे। ठीक है, तो एटकिंसन ने इनके इस काम के कारण इनको क्या कहा है? स्वार्थपूर्ण व देशद्रोही की संज्ञा दी है। एटकिंसन ने कहा है कि जब गोरखों ने क्या किया? अल्मोड़ा पर अटैक किया और अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया, तो उस समय हर्षदेव जोशी उनके साथ था। तो हर्षदेव जोशी ने क्या किया? स्वार्थपूर्ण काम किया व देशद्रोह का काम किया है। तो एटकिंसन ने क्या कहा है हर्षदेव जोशी को? देशद्रोही व स्वार्थपूर्ण कहा है। राहुल सांकृत्याय ने हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा दी है। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन हीरसी ने अर्ल ऑफ वारविक की संज्ञा दी है हर्षदेव जोशी को। ठीक है, इसके अतिरिक्त हर्षदेव जोशी के बारे में कुछ और फैक्ट भी जानने जरूरी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ मध्यकालीन भारत में। जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, तो उस समय वहाँ पर दो भाइयों का आपने नाम सुना होगा, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। ठीक है, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, जिन्हें हम सैयद बंधु के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों भाइयों ने क्या किया था? उस दौरान कई राजाओं को गद्दी पर बैठाया था और कई राजाओं को गद्दी से उतारा भी था। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता था? उस समय किंग मेकर कहा जाता था, राज्य निर्माता के रूप में जाना जाता था। ठीक इसी प्रकार का काम हर्षदेव जोशी कुमाऊं में करते हैं। ये भी कई राजाओं को गद्दी से उतारते हैं और कई राजाओं को गद्दी पर बैठाते भी हैं। तो इसलिए हर्षदेव जोशी को भी किंग मेकर के नाम से जाना जाता है या राज्य निर्माता के नाम से जाना जाता है। बाकी हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, ये तो आपको सभी को पता है, बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है। कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। जो लोग नए हैं जिन्होंने कभी उत्तराखंड नहीं पढ़ा है तो वो जरूर नोट कर ले, कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? हर्षदेव जोशी को। एक व्यक्ति और है हर्षदेव औली। ठीक है, याद रखेंगे आप, एक हर्षदेव जोशी है और एक हर्षदेव औली है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। हर्षदेव औली को काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है, जबकि हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? पुरिया नैथानी को। ये हमने परमार वंश में पढ़ लिया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने जरूरी हैं। अब देखते हैं नेपाल के कुछ राजाओं के बारे में। ठीक है, तो पृथ्वी नारायण शाह। ठीक है, तो नेपाल क्या था? इस समय छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, 24 छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, जिन्हें 24 नाम से जाना जाता था। पृथ्वी शाह जब गद्दी पर बैठे तो इन्होंने क्या किया? अपने आसपास के जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उनको जीतना प्रारंभ किया और नेपाल का एकीकरण किया, जिस कारण इनको आधुनिक नेपाल का निर्माता कहा जाता है। किसको? पृथ्वी नारायण शाह को। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको, पृथ्वी नारायण शाह को आधुनिक नेपाल का निर्माता कहा जाता है। इसके बाद एक शासक और आए थे 1775 से 1778 तक। इनके पुत्र पृथ्वी नारायण शाह के कोई खास ऐसा काम नहीं किया उन्होंने कि जिसकी वजह से हमें उन्हें याद रखना पड़े, तो इतना हमें डीप नहीं जाना है। तो रण बहादुर शाह पे आ जाते हैं हम। 1778 से 1800 तक गद्दी पर बैठे और इनकी संरक्षिका थी राजेंद्र लक्ष्मी या इंद्र लक्ष्मी। छोटे थे, ठीक है, कम उम्र थी, इसलिए इनकी संरक्षिका किसको बनाया गया? राजेंद्र लक्ष्मी या इंद्र लक्ष्मी को। बाद में क्या करते हैं? साधु बन जाते हैं और अपना नाम स्वामी निर्गुणानंद रख देते हैं। तो इससे हमें क्या ध्यान रखना है? रण बहादुर शाह से एक तो उनकी संरक्षिका, ठीक है, और 1778 से 1800 के बीच में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उत्तराखंड के इतिहास में। जैसे 1790 में आक्रमण हुआ था, तो 1790 में जब आक्रमण हुआ था कुमाऊं पर, तो उस समय नेपाल के राजा कौन थे? रण बहादुर शाह। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। इसके बाद अगले राजा कौन आए?
इनके पुत्र आए गीवाण युद्ध विक्रम शाह। तो 1800 में गद्दी पर बैठे और ये रण बहादुर शाह के पुत्र थे। बस इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा हिस्ट्री में इतना घुसने की कोशिश भी ना करें आपकी, बस इतिहासी में घुस जाएं। तो मेन जो फैक्ट हैं वही उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो रण बहादुर शाह के पुत्र थे, 1800 में गद्दी पर बैठे और 1804 में जब गढ़वाल पर आक्रमण हुआ तो उस समय नेपाल के राजा कौन थे? गीवाण युद्ध विक्रम शाह। अब देख लेते हैं गोरखों का प्रशासन। तो गोरखों का प्रशासन कुमाऊं में जहां 1790 में शुरू होता है, वहीं गढ़वाल में 1804 में शुरू होता है, क्योंकि 1790 में कुमाऊं जीता था गोरखों ने और 1804 में गढ़वाल जीता था। तो गोरखों का जो प्रशासन था वैसे कहाँ से चलता था? नेपाल से चलता था। नेपाल में इनका राजा बैठा होता था और ये अपने प्रतिनिधि उत्तराखंड में भेजते थे। तो इनके जो प्रतिनिधि होते थे कौन कौन होते थे? सबसे ऊपर होता था सुब्बा, फिर होता था नायाब सुब्बा, फिर सूबेदार, फिर फौजदार, बिचारी। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो बस मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि सुब्बा वाले प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए सुब्बा का हमें यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं कुमाऊं के गोरखा प्रशासक। ये थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि कुमाऊं का पहला गोरखा प्रशासक कौन था, और ये प्रश्न कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो ये उसका उत्तर था जोगामल शाह। तो 1791 से 92 तक ये गोरखों का प्रशासक रहा। गोरखे क्या करते थे? कम समय के लिए अपने प्रशासक बनाते थे। ऐसा नहीं है कि 4-5 साल तक प्रशासक आपको देखने को मिल जाएंगे, मात्र 1 साल या 2 साल के लिए ये प्रशासक बनाते थे। तो पहला शासक था जोगामल शाह। तो गोरखों का पहला सूबा, गवर्नर या प्रशासक कौन था? जोगामल शाह। इसने कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त करवाया। तो गोरखों में सबसे पहले भूमि बंदोबस्त किसने करवाया कुमाऊं में? जोगामल शाह ने। तो 1791 में इसने सबसे पहला भूमि बंदोबस्त करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि देखा होगा आपने, जब भी कोई क्या होता है नया राजवंश हम पढ़ेंगे ना, तो भूमि बंदोबस्त तो जरूर करवाते हैं। चंदों और परमारों के समय मान लीजिए भूमि अगर किस में नापी जाती थी? नाली में नापी जाती थी। चंदों और परमारों के समय भूमि अगर नाली में मापी जाती थी, तो गोरखे भी नाली में ही भूमि नपवाएंगे क्या? कोई ज़रूरी तो नहीं कि उन्हें नाली का अंदाज़ा हो, क्या पता वो भूमि को सेंटीमीटर, किलोमीटर या मीटर किसी में भी मापते होंगे। इसलिए भूमि का मापन करवाना जरूरी होता था और उस भूमि के मापन के हिसाब से वो फिर टैक्स की दरें निर्धारित करते थे कि इतनी भूमि पर हम इतना टैक्स लेंगे। मान लीजिए चंद्रवंश के शासक एक नाली पर इतना टैक्स कुछ लेते होंगे, मान लीजिए एक नाली पर 10 रुपये टैक्स लेते होंगे, लेकिन गोरखों को तो नाली का अंदाजा नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया, चलो भाई 1 मीटर पे हम इतना टैक्स लेंगे। तो भूमि का मापन करवाना जरूरी था ताकि टैक्स की दरें निर्धारित की जा सके। तो जोगामल शाह ने क्या किया? कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त करवाया 1791 में। तो ध्यान रखेंगे गोरखों में पहला ऐसा कौन सा वो था गोरखा गवर्नर, प्रशासक या सूबा जिसने कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त करवाया? तो जोगामल शाह। इसके अतिरिक्त जोगामल शाह ने क्या किया? मुंड कर लगाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सा कर लगाया था? मुंड कर लगाया था, बालों पर टैक्स। तो उटपटांग टैक्स लगाते थे गोरखे, तो जोगामल शाह ने कौन सा कर लगाया? मुंड कर लगवाया था। इसके बाद आता है अत्याचारी सूबा। कौन? काजी नरसाई। तो गोरखों का सबसे अधिक अत्याचारी सूबा, सबसे ज़्यादा अत्याचारी सूबा कौन था? काजी नरसाई। 1793 में आया था और ये प्रसिद्ध है नरसाई का मंगल की रात घटना के लिए। क्या थी ये घटना? कुमाऊं का जो पाली पछाऊं वाला इलाका है, 12 मंडल है, सोर है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ गाँव में नागरकोटी, ठीक है, थोड़ा सा सुन लेंगे कहानी। नागरकोटी के खस राजपूत व खस ब्राह्मण निवास किया करते थे और ये जो निवासी थे ये कहाँ के थे? मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के नागरकोट, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के नागरकोट के निवासी थे। तो ये लोग क्या करते थे? चंद राजाओं के समय भाड़े के सैनिकों के रूप में भाग लेते थे और कुमाऊं में इन्होंने क्या कर रखे थे? विवाह करके अपने घर बसा रखे थे और ये मौका मिलते क्या करते थे? कुमाऊं की जनता को गोरखों के खिलाफ भड़काने का काम करते थे। तो कुमाऊं की जनता को भड़काते थे कि गोरखों को क्या करो, यहाँ से भगाओ। और जब ये बात किसको पता चली? नरसाई को पता चली कि जो हिमाचल प्रदेश के नागरकोट के निवासी लोग हैं जो कि यहाँ कुमाऊं में बस गए हैं और हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं? षड्यंत्र रच रहे हैं और हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। तो इसने क्या किया? मंगल की रात को खुखरियों से सबके सर कटवा दिए। किसने? काजी नरसाई ने। तो मंगल की रात को खुखरियों से सबके सर कटवा दिए और कुमाऊं के इतिहास में ये घटना नरसाही का मंगल या मंगल की रात से प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखेंगे आप, मंगल की रात की घटना किससे संबंधित है? काजी नरसाही से।
बस इतना ही ध्यान रखना आपको काजी नरसाई से। तो काफ़ी अत्याचारी सूबा था, तो गोरखों ने इसे वापस बुला लिया। इसके बाद अगला सूबा आता है श्री अजब सिंह खवास सूबा। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना ध्यान रखेंगे कि अत्याचारी नरसाई के बाद अजब सिंह खवास को सूबा बनाया जाता है। इसके बाद अगला सूबा कौन आएगा? सूबा बमसा या भीमसा चौतरिया। तो इसके बारे में भी आपको 2-4 चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। 1815 तक कुमाऊं का राजकाज संभाला, तो कुमाऊं का ये अंतिम सूबा। तो ध्यान रखेंगे कुमाऊं का अंतिम सूबा कौन? सूबा बमसा चौतरिया। केवल बमसा चौतरिया ही एक ऐसा सूबा था जो लगातार सूबा के पद पर आसीन रहा। से सूबा हर साल बदले जाते थे। तो ध्यान रखेंगे बमसा चौतरिया का टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा समय तक, ठीक है। कितना था, क्या था, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ध्यान रखेंगे सबसे अधिक समय तक कौन सूबा रहा? बमसा रहा, ठीक है। तो कुमाऊं में सबसे अधिक समय तक कौन अधिक समय तक रहा? बमसा चौतरिया। इसके अतिरिक्त इसने क्या किया? अल्मोड़ा से नेपाल तक प्रति हफ्ते डाक पहुंचाने के लिए डाक चौकियों का निर्माण करवाया। तो ध्यान रखेंगे डाक चौकियां बनवाई थी बमसा चौतरिया ने। इसके बाद देख लेते हैं गढ़वाल के गोरखा प्रशासक। तो गढ़वाल का पहला प्रशासक कौन था? अमर सिंह थापा, और 1804 से पूरे 1815 तक के प्रशासक के तौर पे रहा, और साथ ही इसे सर्वोच्च न्यायाधीश भी बनाया गया था गढ़वाल का। तो इसको कुमाऊं प्लस गढ़वाल दोनों की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन जो गोरखा लोग होते थे, इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा दुर्ग को जीतने के चक्कर में ये वहाँ हमेशा बिजी रहते थे। तो अमर सिंह थापा अपनी पूरी उम्र कहाँ रहा? कांगड़ा अभियान में बिजी रहा। तो जिस कारण रणजोर सिंह थापा को अगला प्रशासक बनाया गया, क्योंकि ये हमेशा वहीं बिजी रहते थे। गोरखा जितने भी प्रशासक होते थे, इनका मेन उद्देश्य क्या था? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा दुर्ग को भी जीतना था। तो ध्यान रखेंगे अमर सिंह थापा से महत्वपूर्ण फैक्ट, गढ़वाल का पहला प्रशासक, सर्वोच्च न्यायाधीश था। कुमाऊं गढ़वाल दोनों की जिम्मेदारी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि दी थी, किसको? अमर सिंह थापा को, जो कि नेपाल सरकार द्वारा दी जाने वाली सर्वोत्तम उपाधि थी। तो ध्यान रखेंगे नेपाल सरकार द्वारा दी जाने वाली सर्वोत्तम उपाधि कौन सी थी? काजी की, और ये काजी की उपाधि अमर सिंह थापा को दी गई थी। अब इसके बाद अगले प्रशासक कौन आएंगे? रणजोर सिंह थापा। अमर सिंह थापा तो यहाँ पे प्रशासक के तौर पे रहते हैं, कभी कांगड़ा दुर्ग में जा रहे हैं अभी अटैक करने के लिए, कभी हिमाचल प्रदेश। तो ये कहाँ रहे? हमेशा युद्धों में बिजी रहे। तो 1804 से 1805 तक रणजोर सिंह थापा, जो कि इनके पुत्र थे, इनको प्रशासक बनाया जाता है। इनसे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। दयालु व सरल स्वभाव के थे रणजोर सिंह थापा, और विद्वानों का ये सम्मान करते थे, और मोलाराम के ऊपर इनकी विशेष कृपा थी, जिससे प्रसन्न होकर मोलाराम ने रणजोर सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। तो ये ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रणजोर सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि किसने दी थी? मोलाराम ने दी थी। अब मोलाराम पे इसकी विशेष कृपा रही, तो मोलाराम ने भी चलो भैया कुछ दे देते हैं इसको, तो इसने क्या दे दी कि भैया तुम दानवीर कर्ण हो। किसको? रणजोर सिंह थापा को। इसके अतिरिक्त इसने सभा मंडली का गठन किया था, जिससे शासन का संचालन करने में आसानी हुई। तो रणजोर सिंह थापा ने क्या किया था? सभा मंडली का गठन किया था। गढ़वाल में नियुक्त राज्याधिकारी हिमाचल प्रदेश की विजय व कांगड़ा दुर्ग के घेरे में व्यस्त रहते थे, इसलिए तब तक गढ़वाल का राजकाज संभालने के लिए रणजोर सिंह ने बिचारी व आचारी अधिशासक पदों का सृजन किया था। तो 2-4 फैक्ट हैं बस, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद 1805 से 1808 तक हस्तिदल चौतुरिया शांत प्रकृति का शासक था, और कृषकों के प्रति इसने काफ़ी बेहतरीन काम किए। बस इतना ध्यान रखना है आपको इससे कि किसानों के लिए तकावी ऋण उपलब्ध करवाया। तो किसानों को इसने ऋण दिया, जिसे तकावी ऋण कहा गया, और इसने लगान की दरें कम करी। तो ध्यान रखेंगे हस्तिदल चौतरिया एक ऐसा गोरखा प्रशासक था जिसने क्या किया? तकावी ऋण उपलब्ध करवाया था किसानों के लिए। भैरव थापा आया इसके बाद 1808 से 1811 तक। तो ये काफ़ी अत्याचारी शासक था, लेकिन विलासी प्रवृत्ति का भी था, जिसके कारण क्या होने लग गया? राजपाट धीरे धीरे ठप होने लग गया, और 1812 से फिर 1815 तक अमर सिंह थापा के प्रतिनिधियों ने शासन किया। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में ही इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं गोरखा सेना के साथ और गोरखों की न्याय प्रणाली। बस 2-3-4 वीडियो में गोरखा आपका समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।